रहीम। प्रोग्राम बयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं मेरा बुनियादी मकसद ये होता है कि माशरे में जन्म लेने वाले मुख्तलिफ़ रवैयों के हवाले से आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ गाँव देहात मुख्तलिफ़ शख्सियात को लेके हाज़िर होता हूँ। आज जिस बैठक में आपको लेके जा रहा हूँ वो बैठक है कम उम्री में शादी। गिलगित में मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले संजीदा अफराद की ये बैठक है। आइए सबसे पहले हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो कानून है, जो कोर्ट्स में भी चलता है वो कानून, जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल ऑर्डिनेंस 2002, उसके तहत 18 साल से नीचे जो भी हैं वो जुवेनाइल कहलाएंगे, कमसिन हैं। और उनके जो अगर वो जुवेनाइल 18 साल से नीचे जो कोई ऑफेंस भी करता है तो उसमें भी स्पेशल जो है उसको कंसेशन दी गई। तो इस लिहाज से मेरी राय ये है कि 18 साल के हद तक जो लेजिस्लेशन करें मैरिज का, ये न सिर्फ सोसाइटी के लिए बल्कि वो जो मियाँ बीवी है उनके लिए भी एक जो है ना बहुत ही अच्छा इक़दाम होगा। ये जो अर्ली मैरिज है सर, इस हवाले से एक तो मेरे क्वेश्चन भी हैं आपसे कि जहाँ जो भी जो भी प्रोग्राम करने जाते हैं सबसे पहले एक सर्वे करते हैं, उसके लिए पायलट सर्वे हम कर लेते हैं। ये जो सर ये जो अर्ली मैरिजेस का जो प्रॉब्लम है ये गिलगित बल्तिस्तान में न होने के बराबर है। मैं यहाँ का फर्जंद होने के नाते मुझे पता है और यहाँ हर काफ़ी लोगों ने ये कहा, लेकिन प्रेजेंटेशन में हमने देखी तो सिंध का एक डेटा और सिंध का एक वो जो स्टेटिस्टिक है उसको सामने रखते हुए यहाँ प्रेजेंटेशन दे दी गई। सर काश अगर उस डेटा के बजाय ये यहाँ की थोड़ी सी सर्वे करके गिलगित बल्तिस्तान के फैक्ट एंड फिगर हमारे सामने रख देते तो हमें पता चल जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में आया ये अर्ली मैरिजेस जैसा जो सबसे बड़ा मतलब एक जुल्म व ज़्यादती जो बच्चों के ऊपर की जा रही है, ये गिलगित बल्तिस्तान में एग्जिस्ट भी है कि नहीं। अब यहाँ पर कोई 100% श्योर नहीं है, कोई नहीं कह सकता है। सर मैं खुद 35 प्लस में मेरी शादी नहीं हुई है, एक तो इस तरह का लाना चाहिए जो तो ये बिल आया था 1.5-2 साल पहले असेंबली में। एक मेंबर के कहने पे ये इसे रिजेक्ट किया गया कि ये शरीयत का मसला है, इसे हम यहाँ से पास नहीं कर सकते। तो मैं अब्बास वज़ीरी साहब की जो बात है उससे इत्तफ़ाक़ करती हूँ कि ये इज्तिहादी मामला है, इसको वो डिबेट के लिए उलमा इकराम को देना चाहिए। उलमा इकराम को एतमाद में लेके हम कोई ऐसा ड्राफ्ट बनाए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, उसी में हम कानून साजी कर सकते। मेरी सजेशन ये होगी कि कम उम्र की शादी नाकाफ़ी होती है और वो औरत अपने सबको मिलकर ससुराली को नहीं संभाल सकती है। इस सिलसिले में हमने असेंबली में एक करारदाद आए थे, उसको भी रिजेक्ट किया क्योंकि ये उलमाए फुरका का मसला है। क्योंकि हर तफरक़ात अपने अपने मज़हब से शुरू रखते हैं। कहते कोई कहते हैं 9 साल की उम्र में शादी, कोई कहते हैं कि 15 साल की उम्र में शादी, कि 18 साल की शादी। फिर इस तरह आपस में तफरक़ात बढ़ जाते हैं
तो ये हम पार्लियामेंट्री का मसला नहीं है, फिर आपस में झगड़ात होती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम दियामर के जो मैं चिरास में, दार तांगीर में और जो बड़े बड़े जो वहाँ के जो गाँव हैं, वहाँ पर कुछ आपको प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर थोड़ी बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है। बाकी हुल्जा, नगर, इधर विजय, बल्तिस्तान के तमाम मेम्बरान हम एक ही पेज पर गए थे कि इसका 18 साल और 16 साल के ऊपर थे और उन्होंने सब इसको सपोर्ट किया था। इसको 2-2.5 महीने हो गए हैं मैंने इस डिपार्टमेंट को संभाला है। मैंने यहाँ का इस डिपार्टमेंट के अंदर देखा तो सबसे पहला जो इशू जो हमारे सामने जीबी में आ रहा है वो सुसाइडल केसेस का है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, बाज़ डिस्ट्रिक्ट में हाईलाइट होते हैं, बाज़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते, ये अलग बात है। हाँ, वो जिस तरह का उसके काजेज़ कई है कि वो हम यहाँ नहीं बता सकते। थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी किया गया है, रिपोर्ट भी हमारे पास आए हैं। तो इस पे बाकायदा एक ह्यूमन राइट्स के जो डिपार्टमेंट ने प्रोविंशियल लेवल पर एक कमीशन इस्टेब्लिश किया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिश किया, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो है ना नोटिफाई हो गए, फिर हमने हेल्पलाइन इस्टेब्लिश किए हैं, वहाँ से हमने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया है। उसके अंदर एक जो कंपोनेंट वो ये भी है कि बाज़ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिसमें ये अर्ली मैरिज की वजह से भी मसाइल सामने आए हैं। जिस तरह मैं डॉक्टर साहिबा साइमा किरण का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने जिस तरह हमारे सामने प्रेजेंटेशन पेश किया और जो मेडिकल इशू सामने आ जाते हैं कि छोटे उम्र में जो शादी होने के बाद फिर उनकी जानें चली जाती है, बच्चे भी ज़ाया होते हैं, उनकी अपनी जान भी चली जाती है। इस हवाले से उन्होंने मेडिकली अपने राय से आपको वो किया। इसके अलावा उलमा हजरात ने जिस अंदाज में, जो खूबसूरत अंदाज में अपने तजावीज़ पेश किए और उसमें लबुल बात उन सब का एक ही था, वो ये था कि ये जो हमारे सामने जो इश्यूज है, जो एक ड्राफ्ट बना है, उस ड्राफ्ट को यानी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए थ्रू जो है ना लेजिस्लेशन, यहाँ वो ड्राफ्ट आपके सामने रखा, इसके ऊपर डिलीब्रेशन इन्होंने किया और इनका मेन मकसद ये है कि हम किस तरह ये जो हमारे सामने इश्यूज है, इन इश्यूज को हम एड्रेस कर सकें। तो इस हवाले से उलमा हजरात ने और दूसरे स्कॉलर्स ने और दूसरे थिंक टैंक्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अफंदी साहब ने जो हमारे DPAG है और दूसरे हमारे जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स ने अपने राय का इजहार किया, उसके लबलबाब और मैं ये कहूँगा कि उसके दो ही तरीक़े हैं। एक ये है आपके सामने आपका मुंतखब एक असम्बली है, उसमें मैं इब्राहिम सनाई साहब से अगेन में गुजारिश करूँगा कि ये इशू को वज़ीर-ए-आला साहब के सामने पेश करें और हमारे मुअज़्ज़िज़ अरकान के सामने पेश करें, फिर वो फर्दर जो है ना उलमा के साथ डिलिब्रेशन करें। और इस्लामाबाद से आए हुए जो हमारे DG साहब हैं और डायरेक्टर साहब से, इनसे मैं गुजारिश ये करूँगा कि वो इसी एक सेमिनार पर इत्तेफाक न करें, बल्कि वो इस GB के अंदर हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, उनके साथ बैठें और हमारे ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठे, फिर सबसे बढ़ के ये कि उलमा के साथ बैठ के हम सब आपके साथ हैं और इसमें जो भी हल निकलता है उसमें हमने इस्लाम को भी सामने रखना है, इलाके को भी रखना है, रखते हुए इन इश्यूज को हमने एड्रेस करना है। ये जो इस एक्ट के लिए जो रुकावट है, दो तरह के हम रुकावट लोग समझते हैं कि दो रुकावटें हैं। एक मजहबी रुकावट है, दूसरा हमारे कल्चर रुकावट है। हमारे माशरे में ये रिवाज नहीं है, हम एक नए रिवाज ला रहे हैं मजहब में भी। तो मैं उलमा इकराम से 2-3 में सवालात रखना चाहता हूँ। अब कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है कि बलोगत की बात की है, तो उसको मुख्तलिफ फ़िरक़ों ने मुख्तलिफ हवाले से लिया है। मसलन हमारे शिया इस्नाइशरी में 9 साल लड़कियों की 9 साल बलोगत समझते हैं, दूसरा फ़िरक़ा 12 समझते हैं, कोई 14 समझते हैं। यह हमारे फ़िरक़े की बात है। और कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का हुक्म ये है, बलोगत उसकी जिस्मानी फिज़िकल
फिजिकल चंद इंडिकेटर्स हैं, मर्द हो या औरत, अगर वो जाहिर हो जाए तो वो बलूगत है। फिर जो महकमात की बात है, अमर की बातें हैं, वो उसकी जहनी बलूगत को भी उसी के साथ कंडीशन में रखा है। लेकिन मेरे इल्म में नहीं है, मेरी मदद फरमाइए कि कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है जी 9 साल के बाद एक लड़की को या 14 साल 18 या 14 साल के बाद एक लड़की के लिए शादी करना लाजिम है? कहाँ उम्र कुछ कंडीशन में रखा है? आप मुझे बताएं। या अभी हमारे इंफॉर्मेशन के भाई साहब कह रहे हैं इसके 35 साल इसने शादी नहीं किया, तो इसके ऊपर कोई शरीयत लागू नहीं होनी चाहिए? क्या आप शरीयत लागू कर सकते हैं? ये मेहरबानी करके उलमा किराम से मैं गुजारिश करूंगा, ये बलूगत के अल्लाह ने एक हुक्म साजिर किया, कम से कम मिनिमम एक लड़की की शादी बलूगत से पहले नहीं हो सकती। उस जमाने में हुजूर अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हमें जगाया था कि जल्दी शादी ना करवाओ। आप मुझे बताएं जी 9 साल के बाद कहाँ आपको कहा कि एक लड़की लाजमन शादी करें, या एक लड़का 14 साल या 16 साल के अंदर ही शादी कर लें? अभी बहुत सारे हमारा आबादी में बहुत सारे लड़कियों की आबादी ज्यादा है, 25 सालों से 30 सालों से 35 सालों से लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं। इसके लिए शरीय हुक्म क्या? पहले आप इस उम्र को तायुन करें कि कुरान ने कोई उम्र दिया है, पाबंद किया है? नहीं किया है तो आप इस मसले को आप गौर करें, बजाय हम ये कहें जी मेरे फिरके में 14 साल के बाद लड़की बालिग है, हम नहीं मानेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं फरमाया कि 14 साल में जरूर शादी करना है। तो लिहाजा आप इसका सोल्यूशन आप देख लें। दूसरा, हमारे मौलाना साहब ने फरमाया फन क्यों माताबा लकुम निसाई मसना सुलासा व रुबा। अब वहाँ पर रुबा में आपको अल्लाह ताला ने आपको बोनस दिया है, आपको ऑप्शन दिया है, आपको जबर नहीं किया है, अल्लाह ने आपको अलाउ किया है। लेकिन हम रुबा पे जाकर हम जोर लगा रहे थे एक मर्द को 4 शादियां जरूर करनी चाहिए, अल्लाह ने हुक्म दिया है। लेकिन आगे आपने फरमाया अल्लाह ताला का फिर हुक्म है, अगर आप अदिल ना कर सके तो एक ही बीवी को के ऊपर आप इंतजार करें, आप 4 ना करें। यहाँ अदिल से मुराद उसकी इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ, ये तमाम चीजें हैं। एक दूसरी बात यह है, ह्यूमन राइट्स के हमारे 2 सिद्दर हैं। अगर आप एक बच्ची को जो जिस्मानी तौर पर या मेंटली शादी के काबिल ना हो, अगर आप शादी करेंगे, अल्लाह ताला ने ही कुरान में फरमाया हुआ कि आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और हमारे यहाँ हम खवातीन, चूंकि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैं, हम बहुत सारे जगहों पर कल्चर दिन इस्लाम मना नहीं फरमाता, हम अपने तहजीब के अंदर हमारे इलाके की रिवायत को सामने रखते हुए जनाब 4-4, 5-5 शादियां करते हैं। खवातीन क्या मर्द, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर वकील साहब ने 4 शादियां कर, उसकी शक्ल और जिस्म देखो कितना लागर हो गया है। तो मेरी गुजारिश है, यहाँ न सिर्फ खवातीन के हुकूक मशरू होते हैं, वहाँ पर मर्दों की भी हुकूक मशरू होते हैं, उधर बच्चों की भी हुकूक मशरू होते हैं। लेकिन शरीयत एक पॉइंट को लेकर एक अच्छे डेवलपमेंट को न रोके, एक अच्छे इक़दाम को न रोके, इसका हेल्थ पे असर होता है। सबसे अहम मैं आपको दोबारा गुजारिश करूंगा, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर वाजिब फर्ज करार दिया। जबकि शादी को आप शादी के दिन जब आप निकाह पढ़ाते हैं तो हुजूर के आप फरमाएं जी, वो जो हुजूर की हदीस क्या है, शादी को सुन्नत करार फरमाया है, फर्ज करार नहीं फरमाया, जबकि तालीम को फर्ज करार फरमाया। आप उन चीजों को भी देखें, आप एक रुख पे क्यों जाते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को मल्टी डायमेंशनल बनाया हुआ है। आपको बहुत सारे जगहों पर एक हुक्म फरमा रहे हैं तो दूसरे जगह पर उसकी तोसी हो रही है, किसी तीसरे जगह पर उसको और ठीक कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है उलमा किराम से, बजाय इसको फिरके के ऊपर लेने के, आप इसको एजुकेशन पर्सपेक्टिव में देखें, हेल्थ पर्सपेक्टिव में देखें। अभी आपने वो 4 खवातीन की शादी की बात की, अगर एक खातून की सेहत का मसला है तब आपको कहा जनाब दूसरी शादी करो, अगर वहां भी प्रॉब्लम है फिर आपको कहा तीसरी शादी करो। आप सिर्फ इंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट के लिए आप 4-4, 5-5 शादियां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में वो जो मखसूस हालात ये थे जो उस जमाने में जंगें होते थे, शहरों में मर्दों को कत्ल किया जाता था, खवातीन की एक बहुतात होती थी, उस वक्त हुक्म फरमाया जी कि आप 4-4 शादियां करें। भारत में उसके आगे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कुरान के एक पहलू को ना देखें, कुरान को कई पहलू से देखें, कई हवाले से देखें। बलूगत पे हम लड़ रहे हैं, लेकिन शादी की उम्र पर हम लड़ नहीं रहे हैं।
एक लड़की को कम से कम किस उम्र में, मुझे बताइए कुरान में कहाँ है कि एक लड़की 9 साल पूरा होने के बाद उसको शादी करना उस पर वाजिब है, लाजिम है? कौन सा हमारा मकतब फिक्र इसको पूरा करना है? ऐसा नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है, इस पर बार बार सेमिनार करें उलमा को। आप मिसाल के तौर पर मैं जिला गांचे से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ बड़ी मुश्किल से मैं अपने एक बीवी को पाल पा रहा हूँ। मैं 4 कैसे शादी करूँगा? जबकि हमारे दियामर में 4 शादियाँ ना करें तो वो आदमी बेगैरत, उसको गैरत के नाम से पुकारते। तो खुदा के वास्ते हमारे माशरे में हमने अब चूंकि हम हुकूमत में हैं, हमें लोगों को रोजगार देना है, हमने लोगों को तालीम देना है, हमने हमारे पॉपुलेशन को सेहत देना है, तो प्लीज हमें आगे बढ़ने दीजिए। हम शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसके कुरान हमारे रोड में हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। शुक्रगुजार हूँ इन्होंने आखिर में जो कंक्लूड किया, और यकीन माने में मुझे लगा कि 2-2.5 घंटे से और मुश्किल से सारी चीज़ें सुनने के बावजूद कि अभी तक हम क्लियर नहीं हुए थे कि हम यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए थे। स्पेशली मेरे जो दोस्त इंफॉर्मेशन से अलग रखते हैं, जो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म होने चाहिए थे और हैं भी माशाल्लाह। देखें, बाकी सूबों में जो पेश करने का मकसद था सिंध ने ऑलरेडी अपनी एज ऑफ मैरिज को 16 साल से 18 साल कर दी है। सिंध वो वायद सूबा है जिसमें ये कानून साजी हो चुकी है। पिछले साल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब बाकी सारे सूबे इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे कानून साजी की जाए, जिसके लिए आज हमने पहली ये बैठक की है। पहली दफ़ा हमने तमाम जो की स्टेक होल्डर जो होने चाहिए थे, उलमा हज़रात, पार्लियामेंटेरियन, मीडिया, बाकी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको एक जगह पे बिठाया। अब देखें, जीबी की सूरत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इस तरह है, जो हमें पता है सेक्रेटरी साहब इस पर मेरा ख्याल है मुझे सेकंड करेंगे। उस तरह के वसाइल 18वीं तरमीम के बाद जीबी और एजे को नहीं मिले कि इस तरह के ये सेमिनार हर गाँव में जाके कर सकें। तो इन्होंने जो मेरा तलक गवर्नमेंट से नहीं है, मेरा तलक अक़वाम मुत्तहिदा से है, UNFCA का ये लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हम ये चाह रहे हैं कि वो एरिया जहाँ पे सिंध जैसे ठीक है, उनके रिसोर्सेज अपने हैं, पंजाब के हैं, एजे के सॉरी अपना बलूचिस्तान के हैं, KP के हैं, उन एरियाज में जहाँ पे वसाइल नहीं है हमारे पॉपुलेशन वेलफेयर या सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के पास, वहाँ पे एक निश्चित रखी जाए और इस तरह का काम शुरू किया जाए। इस हफ्ते हम यहाँ कर रहे हैं, अगले हफ्ते हम मुजफ्फराबाद में जाके कर रहे हैं, ताकि वो एरिया जो निगलेक्टेड थे, मेरे ये कुलीग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जब ये इस्लामाबाद जब भी तशरीफ लाते हैं, ये हमसे गिला करते हैं जी कि आप बाकी सूबों में कोर्ट कर रहे हैं, बीबी जवान है यहाँ बैठी हुई हैं, हमें इन एरियाज को निगलेक्ट किया जाता है। इसलिए हमने कोशिश की कि यहाँ पे एज ए स्टेक होल्डर जो जितने भी हैं सबकी बातें सुनी जाए, उलमा के एहतराम सबसे ज़्यादा है। बैकग्राउंड देना हमारा काम था जी कि ह्यूमन राइट केस ये हुआ, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये उसका CCI में अप्रूव रिकमेंडेशन है कि कानून साजी होनी है। इससे खुशी की हमें और क्या बात है। और अगर एक कानून बन जाता है और यहाँ पे ऑलरेडी अर्ली मैरिजेस पे लोग अमल नहीं कर रहे, तो ये आप एक रोल मॉडल के तौर पे बाकी सूबों को हम बता सकते हैं। तो आखिर में मैं तमाम अहबाब का, मिनिस्ट्री के एहसान साहब, उनकी टीम का, डॉक्टर नासिर का जिन्होंने कंडक्ट किया, इकरामुल्लाह बेग साहब का, मेंबर साहब जो मिनिस्टर साहब का, हमारी जो बहनें जो मेंबर आई हुई हैं, मीडिया के लोग, उलमा तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यकीन करें कि इससे हमारे जो खदशात थे वो कई क्लियर हुए कि यहाँ आए बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि मसाइल क्या हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल हमने निकालना है, अमेरिका ने या किसी और ने नहीं निकालना। और इससे अच्छी महफिल और नहीं हो सकती थी, जिसमें हर बंदे ने खुल के अपने जो है वो माफी ज़मीर का इजहार किया है। तो आखिर में तमाम अहबाब का हमारे इदारे की तरफ से, UNFCA की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो GB है उनकी तरफ से तमाम अहबाब का शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना, आपने देखा आज की इस बैठक में किस खूबसूरती के साथ वो बातें हमारे सामने आई। हमारा मकसद भी ये होना चाहिए कि हम मुख्तलिफ़ इदारों में जाकर वहाँ के अफराद तक जो असल मालूमात हैं, जो असल हक़ाइक़ हैं, वो हम पहुँचाएँ, ताकि वहाँ हमारा जो समाजी रवैये हैं, जो हमारे माशरे के अंदर जो हुस्न है, जो हमारे आबा व अजदाद ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से वहाँ पैदा की थी,
وہ برقرار رہے. اگر وہاں کا انوائرمنٹ، وہاں کا ماحول بہتر ہو تو وہاں سے اچھی شخصیات سامنے آئیں گی. انہی الفاظ کے ساتھ آج کی بیٹھک سے اجازت چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان انصار مدنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.